नमस्कार। सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर, और आज फर्स्ट चैप्टर का क्लास नंबर 3, जैसा कि आप लोग दो क्लास पिछला पढ़ चुके हैं और उसमें हमने काफी कुछ फैक्ट चीजों को आप लोगों को दिया होगा और आशा है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इस चैनल को आप एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं आज से क्लास में। और क्लास 3 में हम लोग पढ़ेंगे आज मुख्य रूप से वैद्युत क्षेत्र को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पिछला क्लास वैद्युत क्षेत्र तक हमने रोका था और उसमें आप लोग काफी कुछ चीजों को लिए होंगे। हालांकि देखो क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, उसका रीजन क्या है? हर चीज को डीप अध्ययन किया जा रहा है, यानी क्या हर चीज को अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। तो निश्चित है टाइम तो लेना पड़ेगा आप लोगों को। और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से तो आप निश्चित है एक नोट बनाएं और उस नोट के अकॉर्डिंग क्या है अपनी तैयारी करें। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को समय से दे दिया जाएगा, परेशान ना हो। और जितने भी छात्र फ्री ऑफ कास्ट पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उसके पास वाले पैसे नहीं है या फिर किसी कारण बस बहुत दूर है, तो निश्चित है इस चैनल के माध्यम से आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं और सब कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। ठीक है, अभी कोई ऐप नहीं मेरा है, जिस दिन ऐप आ जाएगा उस दिन ऐप आपको बताऊंगा, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आप उसके माध्यम से पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से क्लास में हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, उसको मैं थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से देख लेता हूं क्या क्या था। सबसे पहले जो बात थी उसमें कूलाम के नियम को हमने क्या अध्ययन किया था और काफी कुछ चीजों को अच्छी तरह से हमने बताया था। हमने अगला टॉपिक इसमें बताया था कि किस प्रकार से वैद्युतशीलता होती है, निर्वात और वायु की जो वैद्युतशीलता है अपसारण, उसके मात्रक क्या हो सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसको लेकर के हमने काफी चर्चा किया। इसके बाद में मैंने बताया था कि परावर्तनांक क्या होता है, परावर्तनांक किसी धातुओं के लिए क्या होता है, धातु के लिए परावर्तनांक के का मान इनफाइनाइट होता है, निर्वात और वायु के लिए के का मान हमेशा 1 होता है। और याद रखना कि जो है किसी भी अधातु के लिए जो प्राविद्युत पदार्थ है, यानी जो कुचालक पदार्थ है उसमें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उनमें अगर देखा जाए तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 से अधिक होती है। इस चीज को मैंने बात किया था। उसके साथ ही साथ यहाँ बताया था कि दो आवेशों के बीच में अगर हम कोई प्राविद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। इस चीज को बताया था। आगे देखा जाए फिर इसके बाद में हमने ग्रेविटी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या है तुलनात्मक अध्ययन किया था और बताया भी था मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो ग्रेविटी फोर्स से काफी पावरफुल है और उसको आप लोग पूरी तरह देख भी सकते हैं। काफी बताया था मैंने इसमें जो दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉनों के बीच में ग्रेविटी फोर्स एंड क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। बताया था मैंने कि दो प्रोटॉनों के बीच में जो वैद्युत बल कार्य करता है वो ग्रेविटी फोर्स की अपेक्षा कितना होता है, 10⁻36 गुना के अधिक होता है। और जबकि अगर हम बात करें दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो कार्य करने वाला फोर्स है, यानी जो वैद्युत बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है 10⁻43 गुना क्या होता है, अधिक होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे बात मैं करूं तो यहाँ पर बात हुई थी वैद्युत क्षेत्र की लेकर बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर हमने काफी कुछ चर्चा भी किया था आप लोगों से। बताया था कि जब जो है एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण जब किसी अन्य परीक्षण आवेश पर कोई बल कार्य करता है या परीक्षण आवेश का किसी बल का अनुभव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या किसी परिपथ में अगर हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित किए हैं या इस परिपथ में किसी कारणवश कोई चार्ज अगर आया है तो उस चार्ज के कारण जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, पृष्ठ से ऊपर जितना दूरी तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो बात हुई थी मैंने इस चीज को बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है तो पहले से ऊर्जावान है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पार्टिकल्स क्या होता है, पहले से ऊर्जावान होगा अगर वो अपना अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कहीं भी बनाए हुए है तो। ठीक है, क्योंकि बिना ऊर्जा एनर्जी के कोई भी पिंड अपना अस्तित्व नहीं बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात होती है अगर उसके अंदर एनर्जी है तो निश्चित है एक एनर्जी ऐसी होगी जिसके कारण उसमें कोई भी आवेश नहीं होगा। क्योंकि आवेश तो है लेकिन उसको जागृत करने के लिए मुझे उसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, एक एनर्जी है तो मान लीजिए उस एनर्जी के कारण वो बिल्कुल अस्थायी है। तो किसी कारण बस अगर इस जो है पार्टिकल्स में कोई चार्ज आता है, कोई जो है आवेश आता है, उसको फ्रैक्शन कर किया जाए, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किया जाए या गतिशील में जो है वैद्युतिकी यानी क्या है किसी में आवेश बाहर से दिया जाए किसी परिपथ में, तो वो जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है अपने पथ से जितना ऊंचाई तक क्या होता है, जो है अपना स्थान छोड़कर इतनी ऊंचाई तक क्या कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, उतना दूर तक क्या बनता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और ये क्या है, आवेशों का एक समूह होता है। इसके भीतर अगर हम किसी पदार्थ को लेकर के आते हैं तो निश्चित है ये जो पदार्थ होगा या जो कोई चालक पदार्थ होगा वो इसकी अपेक्षा कम ऊर्जावान होगा। तो इसी कंडीशन में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव जब आकर्षण बल लग जाएगा जो अपनी ओर क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेगा। तो इस प्रकार से इसको हमने बताया था और इनकी बल रेखाओं को लेकर चर्चा किया था कि किस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो एक
काल्पनिक व निष्कोण वक्र है और जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक क्या है, एकांक धनावेश चलता है। काल्पनिक क्यों कहा गया? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक जो फोर्स लाइन होती है, जो वैद्युत बल रेखा होती है, उसको हम देख नहीं सकते। वो किसका बना है? आवेशों का समूह होता है वो। ठीक है, तो यहां आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। दूसरी बात बताया गया था, वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित आधार आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। काफी कुछ चीजें बताया था मैंने। आगे बढ़ा जाए, अब हम बात करूंगा यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बताया मैंने। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसको लेकर चर्चा करूंगा। थोड़ी सी बात मैं यहां से करूंगा कि वैद्युत क्षेत्र को जब मैंने लेकर चर्चा किया तो आप लोग समझ में आया होगा कि एक आवेश अगर है, अगर क्या बताओ, एक आवेश है, अगर यहां पर एक आवेश है या आवेश समुदाय है, एक आवेश है या आवेश समुदाय है, और इस आवेश समुदाय के भीतर जो है कोई परीक्षण आवेश क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है या इसके आसपास क्या है? भटक रहा है। तो निश्चित है इस परीक्षण आवेश का अपना खुद का कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई इसका खुद का अपना क्या होगा? मान होगा। भाई अगर वो अपना अस्तित्व बनाए हुए है तो निश्चित इसके अंदर क्या होगा? कोई ना कोई इसकी खुद की वैल्यू होगी, होगी नहीं होगी? और यह जो है जो आवेश, मूल आवेश है, वो क्यों है? इसका भी अपना मान है। तो एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अब इस पर जो है अगर दोनों समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और असमान होंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या बल F है, क्योंकि इस पर कोई ना कोई मान होगा, क्योंकि बल लग रहा है। तो परीक्षण आवेश पर क्या लगने वाला बल तथा इस परीक्षण आवेश का खुद का एक वैल्यू होगी, अपनी, उसकी अपनी खुद की वैल्यू होगी। किसकी? परीक्षण आवेश की। ठीक है, तो एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, उस मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक आवेश, एक आवेश या आवेश समूह द्वारा किसी अन्य परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को, या निष्पत्ति बोल सकते हैं, अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, कहते हैं। तो क्या होगा? इसे लिख सकते हैं E बराबर क्या होता है? इसे E से नोट करते हैं। किसे नोट करेंगे? E से। E इज इक्वल कितना हो जाएगा? F अपान कितना होगा? Q0। F अपान कितना? Q0। F मतलब बल, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन प्रति क्या होगा बताओ? कूलम होगा। हालांकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस पर परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। वो किस पर करता है? जो मूल आवेश होता है उस पर निर्भर करता है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू होती है, जो ई की वैल्यू होती है, वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। कैसे करेंगे? तो उसको मैं भी आगे डेरिवेटिव कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। लेकिन यहां आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होगा क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम होगा।
अब पूरी फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है कहीं भी आए तो उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा। हालांकि अभी आगे आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां वोल्ट प्रति मीटर भी दिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, चूंकि ये पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम ही इसका मात्रक होगा। अब क्या करेंगे, इसकी बीमा देख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक के साथ साथ क्या होगा, बीमा होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, तीव्रता की बीमा। जब बीमा देखेंगे बताओ क्या होगा, ई न्यूटन प्रति क्या होगा बताओ, कूलम होगा। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक यहाँ बल लिख देंगे हम। कूलम, कूलम मतलब क्यों होता है और क्यों इज इक्वल, आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, आईटी होता है। क्या होता है, आईटी एम्पियर गुणे क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, एम्पियर लिखेंगे। एम्पियर इंटू बताओ क्या होगा, समय हो जाएगा। यानी जब बल की बीमा होती है उसे क्या कहते हैं बताओ, एम एल टी पर -2 हो जाएगा। और इसकी जो बीमा होती है उसे ए लिखेंगे और समय की बीमा कितनी होगी, टी हो जाएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनको अगर ऊपर ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं, तो जितने भी इसके पावर होंगे सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं क्या, एम हो जाएगा। यहाँ देखो यल ऑलरेडी है, यल हो जाएगा। टी पर -2 हो, यहाँ पे एक टी ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, टी पावर -3 हो जाएगा। और यहाँ पर ए पे पावर कितना होगा, -1 जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और उसकी बीमा इस प्रकार से निकलेगी। तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम बात करते हैं किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं इसके इस पॉइंट को लेकर के। और काफी कुछ चीजें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही है तो निश्चित है एक बात मैं बार बार कहता हूँ। चलो आते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब बात ये उठती है कि मेन डेरिवेशन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। ठीक है, और यहां से कहीं ना कहीं आप लोगों के जो है इस चैप्टर में 3 डेरिवेशन मुख्य रूप से हैं, जिसमें अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और क्या होता है जो है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना, वो भी किसके द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा। ठीक है, तो वो जो जितने भी फार्मूले होंगे, जितने भी डेरिवेशन सॉल्व होंगे, वो सारे डेरिवेशन जो है इसी सूत्र पर ही आधारित है, इसी फार्मूले पर आधारित है। क्या बताया गया, फार्मूला जो है इसका जो मेन हेडिंग हो क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या करना देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि एक आवेश है या आवेश समूह है, इसके कारण किसी अन्य परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी इसके कारण इस पर क्या होगा, मान इनके बीच की दूरी कितनी, तो आर है, इनके बीच की दूरी आर है, तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, यानी इस मूल आवेश के कारण कहीं ना कहीं परीक्षण आवेश पर एक क्या करेगा, फोर्स कार्य करेगा। अब वह फोर्स क्या होगा, बाहर, यानी प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि दो आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं, जिसका जो है सिद्धांत किसने दिया, कूलॉम ने दिया था। ठीक है, तो यहां जो बल कार्य कर रहा है एफ, तो किसी बिंदु आवेश के कारण ही तो इस पर क्या निकाले थे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, E इक्वल कितना था, F/Q0 था, ये तो था। तो यही चीज आपको यहां लिखना है। मान लीजिए क्या है, +Q है और यहां पर एक परीक्षण आवेश +Q0 है, तो निश्चित है जो अब दोनों चूंकि पॉजिटिव हैं, इसलिए क्या है, इस पर जो बल कार्य करेगा वो कहां होगा, बाहर की ओर कार्य करेगा। और आपको पता होगा जो बल होता है वह बल, जो भी दो आवेशों के बीच में जो बल कार्य करेगा हमेशा कूलॉम के नियम के द्वारा कार्य करेगा। मान लो इनके बीच का जो दूरी है उसे क्या मान लेंगे बताओ, आर मान लेंगे। यहाँ से क्या परीक्षण आवेश और जो मूल आवेश के बीच का डिस्टेंस है उसे क्या मानते हैं, आर मानते हैं, इसे ए मानेंगे, इसे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। समझने का पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा, और यही चीज आप लोगों को सिद्ध करना है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता है, तो आप लोगों को इसी हेडिंग को लेकर के बातें करनी है। साथ ही साथ यही चीज एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी कह सकता है आप लोगों से। ठीक है, या ऐसा कह सकता है किसी मूल आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले क्या है, उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के दौरान जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को जो है ध्यान देते हैं जो पिछले कई सालों से आए हुए हैं। बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसी क्वेश्चन को वह नए तरीके से आपके सामने पेश कर देता है, जिससे क्या है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अपने तरफ से पढ़ रहे हैं, आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर ले आए मार्केट से, या जो कोई भी छात्र पेपर लिया हुआ उसको उठा के अपने घर पे रख लिया आपने, ठीक है, अनसाल पेपर आपने देख लिया, तो क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड है उस क्वेश्चन को उसी प्रकार से रट रहे हैं। हमें नहीं कह रहे मत रटो, बिल्कुल पढ़ो, हर चीज पढ़ो, लेकिन उसी क्वेश्चन को और भी मॉडर्न मॉडर्न बनाओ, उसको और आधुनिक बनाओ, कि हो सकता है यह शब्द इसमें ये शब्द जोड़ सकता है, ये चीजें इस नए तरीके से पूछा जा सकता है। तो जब उसको अपनी तरफ से आप सोचोगे, एक नए तरीके से बनाना प्रारंभ करोगे, निश्चित है वो क्वेश्चन वही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस के पेपर जो पैटर्न है चेंज जो बनाने वाले हैं, वो पैटर्न देखो चेंज किए जा रहे हैं, पुराने आधार पर क्वेश्चंस बहुत कम बन रहे हैं हम, इसलिए अपने आप को भी मॉडिफाई आपको करना जरूरी है, आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना जरूरी है, पुराने आधार पर आप क्वेश्चन ना देखें, ठीक है। चलो आते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक मूल आवेश प्लस क्यू है, और प्लस क्यू के कारण जो है एक आर दूरी पर एक प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट है, जिस पर जो है एक बल कार्य कर रहा है, जो बल कहाँ होगा, बाहर की ओर कार्य करेगा, इसका जो है बिल्कुल डायरेक्शन कितना होगा, बाहर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब एक चीज आप लोगों को, जब भी कोई डेरिवेशन सॉल्व करना है, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई भी हो, जब भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये चीज करना रहेगा कि इतना आपको बताना है कि हम जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, जो सिद्धांत दे रहे हैं, वो किसी न किसी माध्यम में होगा। और आप जानते हैं एक जो यूनिवर्सल मीडियम है, जो आपका माध्यम, उसे हम कहते हैं निर्वात और वायु कहते हैं, यानी जहां पर अब हवा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हम ऐसे जगह पे क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, माना एक क्या है, आवेश प्लस क्यू, क्या बताओ, प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक के है, क्या तो के है। अब के क्यों माना गया, क्योंकि परावैद्युतांक के लिए हमने के ही माना है, और जो परावैद्युतांक हर जगह मौजूद है उसे हम निर्वात और वायु के रूप में कहते हैं, और जानते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कितनी, एक होती है, और अन्य परावैद्युत पदार्थ के लिए के की वैल्यू जो होती है एक से अधिक होती है, धातुओं के लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये सब चीजों आप लोगों को फैक्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये सब बोर्ड पेपर में ऑप्शन में आ सकते हैं, एक नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं परावैद्युतांक कितना के है, ठीक है। लिखेंगे प्लस क्यू से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, क्या करेंगे आप, इसे लिखेंगे आप प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, बल किसके नियम से आएगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो क्या होगा कूलाम का नियम, वही चीज बल लगाएंगे तो F इज इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने के लिया, हम माध्यम तो के लिखना पड़ेगा, इनटू क्या होगा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो Q इंटू Q नॉट बाई कितना होगा, आर स्क्वायर, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे भाई, कूलाम का नियम ही तो है, किन्हीं दो बिंदु किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों गुणनफल क्या समानुपाती, दूरी के वर्ग के वेग के अनुपाती होता है। यानी क्या है, यहाँ आप Q इंटू Q नॉट लिए हुए हैं, तो इन्हीं के बीच में जो फोर्स कार्य करेगा उसी को लेके हम तो यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, यदि प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला, क्यू नॉट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब बताइए क्या हो जाएगा,
तब हो जाएगा कितना, E इज इक्वल क्या होगा, F अपान कितना होगा, क्यू नॉट हो जाएगा। ये तो होगा। अब करना क्या है, E इज इक्वल F अपान क्यू नॉट, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया आप लोगों को। तो करना ये है कि आपको F के स्थान पे वैल्यू पुट कर देना है। जो आपने F की वैल्यू कूलम के गुण द्वारा निकाला है, यानी प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर जो लगने वाला बल है उसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, F के स्थान पर रखेंगे। तो रखेंगे, बताओ क्या हो जाएगा, F के स्थान पर रखे वैल्यू तो क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट बाई कितना होगा, बताओ आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, क्यू नॉट होगा। यही तो होगा फार्मूले में, बोलो। अब देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कट गया। यही मुझे बताना है। हमने भी कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा कि सिद्ध कीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं निश्चित ही निर्भर नहीं करते, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लिखेंगे E इज इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, क्या होगा, Q इंटू क्यू नॉट बाई, सॉरी क्यू नॉट तो कट गया, Q बाई कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होगा। चूंकि निर्वात और वायु के लिए क्या होगा, बताओ, निर्वात तथा वायु के लिए अगर देखा जाए, वायु के लिए और K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q बाई कितना होगा, आर स्क्वायर। इस प्रकार से देखा जाए तो आप निश्चित है यहाँ देख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये था आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व करना है। कहीं भी यहाँ पर हमको लग रहा समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि पहले भी मैंने बता दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और उसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी हो गया। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो इस प्रकार से आप इसको जब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं भी कोई समस्या अगर हो तो बिल्कुल आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, जरूर इसको बताइए। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या हो रही है, यानी क्या है, अगर पढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब तक आप कोई नया सजेशन नहीं देंगे तब तक हम कैसे चेंजिंग करेंगे। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब आपको अगला जो है जो पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को हर चीज पूरी तरह से A to Z बारीकियों समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको आप लोग लगा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और ये रहा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना है, आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इसको आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर के। चलिए देखिए, ये हो गया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट, चूंकि यहाँ पर हमने क्या बताया, 2 आवेश की बात किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कि एक ही कई आवेश होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आवेश क्यू नॉट क्या दिया, क्यू नॉट 1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q4 हो जाएगा। इस प्रकार से कई आवेश, और इन संपूर्ण का वैद्युत क्षेत्र अगर E है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, E इज इक्वल कितना होगा, E1 प्लस कितना होगा, E2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, E3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से क्या चीजें होती जाएंगी। तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कि एक ही रेखा पर कई बिंदु आवेश दिए गए हैं, प्रत्येक पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, या दोनों सभी का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हालांकि उसको लेकर चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए एक ही पर कई आवेश दिए गए हैं तो इस मूल आवेश के कारण प्रत्येक पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। इस मूल आवेश मान लीजिए Q दिया गया, इसके कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, इस पे E2 हो जाएगी, इस पे कितना E3 हो जाएगी, इस पे E4 हो जाएगी, इस पे E5 हो जाएगी। इस प्रकार से होगा। और अगर पूरा संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या करेंगे, सभी का योगफल इस प्रकार से निकाल लेंगे। आई बात समझ में। तो जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल पूरी तरह सॉल्व करवाया जाएगा, और वो सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को दिए जाएंगे जो पहले कई साल से लगातार बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को बताए जाएंगे। तो एक भी चीज छूटे नहीं पाएगा, एकदम पूरी तरह से गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलो आते हैं। अब बात मैं कर ले रहा हूं, यहाँ पर देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर, यानी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को लेकर के चर्चा करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, या वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर बातें करें तो हमारे दिमाग में बनेगा कोई द्विध्रुव होगा जिसमें 2 पोल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है आवेशों का बना हुआ एक निकाय है। किसका बना होता है, आवेश का ही बना होता है। और आप जानते हैं 2 आवेशों के बीच में अगर गैपिंग की मैं बात करूं तो उसको नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। हालांकि इस प्रकार से हमारे 2 आवेश दिए गए Q1 Q2 है, तो इनके बीच में गैपिंग काफी कम होती है।
और यही जो बीच में गैपिंग है, इन्हीं क्या होता है, एक मान ले माइनस क्यू, दूसरा क्या प्लस क्यू है, तो इन्हीं के द्वारा जो बना हुआ होता है पार्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, एक जो होता है मान लीजिए एक आवेश ये हो गया और दूसरा आवेश आप लोगों का ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से है। इनके बीच का जो दूरी होती है काफी अल्प होती है, क्या होती है बताओ, काफी अल्प होती है। और एक स्थान ऐसा आता है इनके बीच में जहां पर देखो ये माने माइनस क्यू से बना है और दूसरा क्या प्लस क्यू से बना है, क्या आवेशों का बना हुआ होता है। और एक पॉइंट ऐसा होगा, बिंदु होगा O, जहां पर इसका और इसका दोनों का परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। और यहां से देखा तो इसकी वैल्यू कितनी, दूरी कितनी यल हो जाएगी, यहां से इसकी दूरी कितनी यल हो जाएगी, यानी पूरी अगर हम डिस्टेंस की बात मैं करूं तो कितना होगा, 2l हो जाएगा। कितना होगा बताइए, 2l हो जाएगा। इसे A और क्या है, B से नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक शब्द आ रहा है निकाय, याद रखना, क्या शब्द आ रहा है बताओ, निकाय आ रहा है। निकाय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो निकाय कितने प्रकार के होते हैं, निकाय कितने प्रकार के होते हैं, तो जब आ ही गया शब्द तो बता दे रहा हूं, लगे हाथ इसमें बता दे रहा हूं इसको। तो क्या होता है, निकाय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसे सबसे पहले बात करते हैं खुला निकाय कहते हैं, जिसे हम ओपन सिस्टम कहा जाता है, खुला निकाय कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम कहा जाता है। एक होता है बंद निकाय होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम कहते हैं, बंद निकाय कहेंगे। और एक होता है विलगित निकाय होता है, और विलगित निकाय को हम कहीं ना कहीं आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज जो होती है, जितने भी निकाय, जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, ये सब पदार्थ ही होते हैं, याद रखना इस चीज को। सभी निकाय पदार्थ होते हैं, परंतु प्रत्येक निकाय जो है, सभी निकाय का पदार्थ होते हैं, परंतु प्रत्येक पदार्थ निकाय नहीं होता है। कारण क्या है, निकाय का मतलब हुआ कि मान लीजिए पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ, काफी पत्थरों का ढेर, और पत्थर सब एक ही समूह के हैं, एक ही तरह के हैं, तो उसमें से किसी एक पत्थर को लेकर के आप क्या करें, रिसर्च कर रहे हैं, यानी उसका क्या करें, अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसको लेकर के आप अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो निकाय कहलाएगा, बकिया सब क्या है, पदार्थ। तो सभी निकाय क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ निकाय नहीं होता। निकाय वही होगा जिसको लेकर के हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और उस पर एक नए निष्कर्ष पर हम क्या करते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो कौन कौन से निकाय किस प्रकार से होते हैं, जरा देखिएगा। यहां पर देखा जाए तो खुला निकाय क्या होता है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। कोई भी अगर पदार्थ है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और क्या करेगा, उत्सर्जन, दोनों करता है। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए यहां पर, तो खुला निकाय क्या होता है, देखो खुला निकाय से हम ओपन सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए उसे। तो यहां पर क्या है, खुला निकाय, इसे ओपन सिस्टम कहता है, जिससे क्या है, मतलब ऐसे पदार्थ जो एनर्जी का भी क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। एनर्जी अवशोषण तो करेंगे, तो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो निकालेंगे भी। तो ऐसा पदार्थ जो ऊर्जा के साथ साथ अपने पदार्थ की भी अवस्था को क्या करता है, बदल देता है, यानी ऊर्जा तो निकालता ही है, लेकिन निकालने के साथ साथ क्या है, अपने पदार्थ की भी स्थिति को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। तो वो जो होता है उसे खुला निकाय से ओपन सिस्टम कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है उसे क्या कहते हैं, वाटर कहा जाता है, यानी क्या है, जल कहा जाएगा। जल एक ऐसा पदार्थ है, वाटर एक ऐसा जो मैटर होता है, यानी पदार्थ होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, अगर कोई भी ताप मिलता है उसे हम, या किसी भी जो है किसी परिस्थिति में अगर ताप मिल रहा है उसे, तो क्या करता है, वो स्टीम यानी भाप बन जाता है, और भाप बनने के साथ साथ अपना क्या है, भौतिक अवस्था यानी क्या है, द्रव से क्या है, गैस बन गया, तो अपनी स्थिति को भी क्या है, समाप्त कर लेता है। जिस रूप में वो था उसकी अवस्था बदल जाती है, उसे क्या कहेंगे बताओ, उसे खुला निकाय कहेंगे, ओपन सिस्टम कहा जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चीजें जो कि अपने सामने आप इस चीज को देख सकते हैं, कपूर भी ऐसे है, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं मैं बंद निकाय की बात करूं, तो बंद निकाय से हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ऐसा निकाय होता है जो क्या करता है, अपनी ऊर्जा का तो उत्सर्जन करता है, लेकिन अपने अस्तित्व को क्या करता है, वैसे बनाए रखता है। जैसे पत्थर है तो पत्थर यानी वाटर को छोड़ करके बचिए जितने भी ठोस पिंड है, यानी क्या है, जो पत्थर है, पत्थर क्या करता है, एनर्जी को निकालता है, लेकिन पत्थर की आकार स्थिति वैसे क्या होती है, बनी रहती है। एनर्जी का अवशोषण भी करता है और क्या करता है, उत्सर्जन भी करता है, लेकिन पत्थर की जो स्थिति होती है बिल्कुल वैसे ही क्या है, बनी रहती है। इसे हम क्या कहते हैं बताओ, इसे हम कहेंगे बंद निकाय, यानी क्या, क्लोज सिस्टम का नाम देते हैं। जबकि हम बात करते हैं विलगित निकाय को, जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है।
तो आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे? यानी ऐसा निकाय ना तो जो ऊर्जा का भी ना अवशोषण उत्सर्जन करता है और ना ही क्या है अपने पदार्थ की स्थिति वैसे रहने हो। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं, पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। यानी ऐसा प्रक्रम जिसका बाह्य वातावरण से कोई संपर्क ना हो, उसे हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। जैसे थर्मस में भरी हुई चाय, में भरी हुई हवा, तो थर्मस में भरी हुई चाय क्या है? उसका बाह्य वातावरण से कोई संपर्क नहीं होता, इसीलिए क्या होता है? वो गर्म का गर्म बना रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं जो है उसे विलगित निकाय कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सिस्टम जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ठीक है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड क्या है आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसे आप लोग पूरी तरह से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर, तो बात समझ में आ गई। निकाय को क्या है बनाया, यानी निकाय क्या होता है आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वैद्युतद्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, याद रखना वैद्युतद्विध्रुव जो है एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बात एकदम फैक्ट की है और एकदम मजे की बात है कि वैद्युतद्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, यहां पर लिखिएगा, लिखेंगे आप वैद्युतद्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, वैद्युतद्विध्रुव द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय है, वैद्युतद्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब इतना जो है इनके बीच में गैपिंग कम होता है कि इसको नंगी आंख के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं आगे बात होती है इसमें। एक पॉइंट और है, क्या है? वैद्युतद्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? मोमेंट, इसे क्या कहेंगे? एक बात और याद रखना, पूरी फिजिक्स में जिसमें आघूर्ण शब्द लगा हो वो हमेशा क्या रखना, याद रखना सदिश राशि होती है। कैसा होता है सदिश? और सदिश आप जानते हैं कि ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की क्या होती है आवश्यकता, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो यहां पर देखा जाए अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युतद्विध्रुव का आघूर्ण का परिभाषा क्या होगा? लिखेंगे एक आवेश, क्या होता है बताओ? एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युतद्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युतद्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं, लिख सकते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल पी से। स्मॉल पी से प्रदर्शित करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? स्मॉल पी इज इक्वल लिखेंगे आप क्यू इंटू कितना होगा? 2l। यानी क्या होता है? एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बताओ? वैद्युतद्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे। तो एक आवेश यानी क्यू, दोनों में से कोई आवेश ले सकते हो, और इंटू क्या होता है? 2l होगा। यहाँ पर आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, इज इक्वल लिख सकते हैं 2ql लिख सकते हैं आप लोग। यानी देख सकते हैं वैद्युतद्विध्रुव का जो आघूर्ण है इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा। क्या होगा बताओ? कूलाम मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर होगा, क्योंकि क्यू का मात्रक क्या? कूलाम, एल मतलब मीटर हो गया। अब इसके अगर बीमा निकालना हो तो क्या लिखेंगे बताओ? कूलाम मतलब आई ए, एम्पियर गुणे क्या होता है? सॉरी आई टी होता है, यानी एम्पियर गुणे समय होता है। तो ये लिख सकते हैं एल ए टी लिख सकते हैं, या एल टी ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? एल टी ए। ठीक है, यानी ए आई टी मतलब क्या हुआ? एम्पियर गुणे समय, और इनटू क्या होगा? मीटर। यानी तो इस प्रकार से देखा जाए तो वैद्युतद्विध्रुव किसे कहेंगे वो, और वैद्युतद्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हालांकि जो यल होता है इनके बीच की जो गैपिंग है काफी कम, याद रखना, बार बार बता रहा हूं शिशु, क्योंकि ये जो है
इसका जो प्रयोग होगा जब हम इसको एल की वैल्यू मान लीजिए कितना दिया गया, एल की वैल्यू मान लीजिए 0.01 mm दिया गया, सपोज दैट के बीच की गैपिंग इतनी कम है, ठीक है। तो अगर एल स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बताओ कितना होगा, 0.00 कितना होगा, 01 हो जाएगा। एल क्यूब निकालेंगे और छोटा हो जाएगा, यानी जैसे जैसे हम क्या करते हैं एल स्क्वायर एल क्यूब एल पे पावर 4, अगर इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं मतलब स्क्वायर के रूप में रखते हैं, पावर 4 के रूप में रखते हैं, तो उसकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी। यानी अगर एल का हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका मान क्या होगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से छोटी वैल्यू हो चीजें हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम एल स्क्वायर और एल क्यूब और एल पे पावर 4 जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या नगण्य के बराबर आती रहेगी, और नगण्य जब होता है तो इसकी वैल्यू को क्या हम छोड़ देते हैं, या फिर आर के स्थान पर आर इज ग्रेटर देन क्या होगा एल, यानी क्या है जो आपका आर की वैल्यू होगी, आर मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, सॉरी आर जो है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण दूरी है। तो अभी मैं जब बताऊंगा अच्छी स्थिति में तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, यानी जब भी इसमें हम क्या, बस इतना आप जानिए कि जब भी हम बात करेंगे एल स्क्वायर एल क्यूब एल पावर 4 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नगण्य होती जाएगी, और जहां भी ये चीज आता है वहां पर हम एल के मान को क्या है शून्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, हटा देते हैं उसको अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं मुख्य डेरिवेशन, जिसमें बात मैं करूंगा अच्छी स्थिति को लेकर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना मुझे हो गया। तो इतना होने के बाद एक बात आप लोगों को, कुछ पॉइंट आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को कि जो वैद्युत आवेश होते हैं, जब भी आप इसको पढ़ें इसको लिखें तो नोट पॉइंट को जरूर याद रखें। तो क्या होता है याद रखना कि जो सभी बीजगणितीय सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, याद रखना बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है आप लोगों को किरचॉफ के नियम में मिलेगा। किरचॉफ ने भी क्या है जो है वहां पर धारा को लेकर के बात किया है कि जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग या किसी भी संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार यहां पर भी है कि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्यों होता है भाई, जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पर वैद्युत ध्रुव है, मतलब H पॉजिटिव होगा और Cl क्या होगा, नेगेटिव होगा। H पॉजिटिव Cl क्या नेगेटिव, यानी जब भी द्विध्रुव की बात की जाएगी तो ऐसी स्थिति में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव आने के कारण उनका जो परिणामी मान होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, दोनों का योगफल करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सभी धनावेश का केंद्र जो होता है, याद रखना दूसरा लिख देना, सभी जो धनावेश होते हैं, सभी जो धन आवेश हैं, सभी धनावेश का जो केंद्र होता है, केंद्र याद रखना, सभी धनावेश का जो केंद्र होता है वो सभी ऋणावेश के केंद्र के संपाती क्या होता है, ना हो, ऐसा भी होता है। सभी धनावेश का केंद्र सभी ऋणावेश के केंद्र के संपाती ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक ये जो है शर्त है, वैद्युत द्विध्रुव तभी बनेगा या उसके नियम को, उसके जो है सिद्धांत को तभी हम पालन कर सकते हैं जब इनके 2-3 शर्तों को हम पालन करेंगे। सबसे पहला शर्त यह है कि बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, ऐसा होगा। दूसरा ये होता है कि जो उसका धनावेश का जो केंद्र है, सभी धनावेशों का जो केंद्र सभी ऋणावेश के केंद्र के संपाती ना हो, यानी एक ही समान केंद्र ना उनके हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है इसमें, तो ये 2 शर्तों को आप लोग याद रखिएगा। 2 शर्तें काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनको लेकर के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सभी धनावेशों का केंद्र जो है सभी, यहां पर लिखिएगा, तथा केंद्र तथा सभी ऋण आवेशों का जो केंद्र है, आवेशों का केंद्र संपाती ना हो, संपाती ना हो। संपाती का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक ही केंद्र के दोनों ना हो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये काफी फैक्ट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम आगे बात करेंगे आज जो है, उसके बाद जो है इसकी बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अच्छा, इसको छोड़ करके थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक चीज और पूछूंगा, यहाँ नोट लिख लीजिएगा थोड़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है? नंबर 1 होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, याद रखना, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1/r² होगा। याद रखना इस चीज को, कितना होगा? E इज इक्वल 1/r, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण होगा। अभी जब आप द्विध्रुव के कारण पढ़ेंगे तो द्विध्रुव के कारण ही देखा जाएगा। दूसरा मतलब होता है, अभी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व भी करवा रहा हूं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इज इक्वल हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू 1 कितना होगा? r³ होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखने हैं, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और जबकि वैद्युत क्या ना किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल 1/r²। कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या यहाँ पर जो पॉइंट, जो मैंने फैक्ट पॉइंट आज जो चलने जा रहा है वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसका मान निकाल दो तो यहां पर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 होती है, 3 होती है। एक होता है क्या? अच्छी स्थिति होगा। क्या होगा? अच्छी स्थिति। याद रखना क्या होगा? बताओ, स्थिर स्थिति होगा। चीजें, पहला होता है अच्छी स्थिति, दूसरा होता है क्या? निरक्षीय स्थिति हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति होगा, और जो तीसरा पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है वो किसी बिंदु पर होगा, किसी बिंदु पर होगा, किसी बिंदु पर। ये कैसे होगा तीनों? जरा देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए क्या मैंने कहा कि कोई भी एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और धातु है तो धारा कैसे चल सकती है? एक साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। हालांकि मैं यहां जो पढ़ रहा हूं वो स्थिर वैद्युतिकी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि जो है, जब हम किसी भी परमाणु की बात करते हैं, किसी धातु की बात करते हैं, अगर उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है तो निश्चित है उसके पास अपनी खुद की एक पावर होगी, एक उसके पास अपनी खुद की एक शक्ति होगी, एक उसके पास अपनी खुद की एक ऊर्जा होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आवेश जो होता है, कोई भी नाभिक जो है या कोई परमाणु जो है, किसी कारणवश कहीं से उसे चार्ज मिल रहा हो, यानी आवेश मिल रहा हो, या उसे हम फ्रैक्शन करके आवेश दे रहे हो, यानी किसी प्रकार से वो अलग से अगर ऊर्जा उसे प्राप्त हो रही है, तो ये परमाणु जो है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये ऊर्जा किसको ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है बाहर जो होता है। अब जभी तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रह करके चक्कर लगा रहा था, यानी इस परिपथ, मान लीजिए परिपथ है और इसमें क्या है, कोई हमने अभी तक धारा प्रवाहित नहीं किया है, कोई आवेश हमने इसको नहीं दिया है, न इसको कभी मैंने फ्रैक्शन किया है, तो क्या होगा कि इसको जब आपने फ्रैक्शन नहीं किया तो फिर क्या होगा? इसमें, इसमें चार्ज तो है लेकिन अपनी स्थिर अवस्था, मंद अवस्था में इनको अगर हम पकड़ते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो मुझे कोई भी झटके का एहसास, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी का एहसास नहीं होगा। लेकिन जब हमको क्या है, जब हम बाहर से कोई ऊर्जा देते हैं तो ये परमाणु पहले से ऊर्जावान था, अधिक ऊर्जा पाने के कारण फिर क्या होगा? वो एनर्जी किसको ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस एनर्जी के स्थान पे क्या, अपने स्थान पे वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा बताओ? वाइब्रेट करेगा। याद रखना इस चीज को। वाइब्रेट किस प्रकार से करता है? 3 प्रकार से करता है। अगर वो इसी प्रकार से, अब इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति। क्या कहते हैं बताओ? अच्छी स्थिति। इसका क्या बोलेंगे? अच्छी स्थिति कहेंगे, ठीक है, इसे अच्छी स्थिति कहा जाएगा। जब यह अपने स्थान से ऊपर ऊर्ध्वाधर लंबवत 90 डिग्री बना रहा है तो इसे क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति कहेंगे, निरक्षीय स्थिति बोला जाएगा इसे। और जब यही जो है, क्या नाम है, ये यहां पर गति करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? किसी बिंदु पर, किसी कोण पर है
तो किसी बिंदु पर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी वैद्युत विद्रोह के कारण, ठीक है, तो वह तीन प्रकार से क्या है व्यक्त की जाती है। एक होता है अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति और तीसरा क्या होता है किसी बिंदु पर होता है। और तीनों डेरिवेशन को हमको बारीकियों से पढ़ना, जिससे क्या है ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इतना पॉइंट। फिर हम बात कर लेंगे सबसे पहले अच्छी स्थिति को करके। तो ये पॉइंट आप लोगों को मैं कल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जो भी चीज आप पढ़े उसको अच्छी तरह पढ़ें। वीडियो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े वीडियो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि मैं चाहता तो इसमें भी इसको भी शामिल कर सकता था, लेकिन मैं तीनों को एक साथ दूंगा आप लोगों को, जिससे क्या है एक वीडियो में रहेगा तो आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। इसके बाद में फिर मैं एक और क्लास लूंगा, उसको लेकर के बात करूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको समझ भी क्या किस प्रकार से अच्छी निरक्षी और किसी बिंदु पर सारी चीजें होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, और या तो अच्छे से सॉल्व कर दिया जाए, क्या नहीं रहने दे तो। ठीक है, वीडियो काफी लंबा होगा, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल अगले क्लास की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो आज आप लोग क्लास कैसा लगा, अगर समझ में आ रहा है पूरी तरह से, तो बार बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे के साथ जरूर चैनल को शेयर कर लें। ठीक है, तो इतना जो भी चीजें हैं इनको आप पढ़ें, मेहनत करें। कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो जरूर उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और अगर कोई सजेशन देना हो आप लोगों को तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।